अभी ठंडी तेरे को ही लग रही थी। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी सिंपल. ठीक है, कम से कम मेरे को लगता है बहुत छोटा और बहुत अच्छा चैप्टर है. अगर तुमको धीरे 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 समझ में आएगा एग्जैक्टली ये क्या है. बहुत छोटा और बहुत इजी चैप्टर है, इतना लोड नहीं है. समझा क्या? ध्यान देना. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तुम लोग जब भी केमिस्ट्री में जाते हो तब केमिस्ट्री में तुम लोग ने पढ़ा रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. सर फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब आंखों देखा हाल. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो रिएक्शंस, जो केमिकल चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल पेड़ का पत्ते का पीला होना. मैं उधर नहीं जाता हूँ येलो कलर मारने के लिए, वो खुद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको उतना सनलाइट नहीं मिला रहेगा, क्लोरोफिल नहीं होगा रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ रहेगा. मैं झाड़ डालता हूँ पानी को नीचे, पानी किधर डालता हूँ? नीचे. वो झाड़ क्या करता है? पानी को सोख लेता है और सारे ब्रांचेस को देता हूँ. मैं उनको पिलाने जाता हूँ क्या? पानी नहीं. तो केमिकल चेंजेस है वो अपने फल होता है, फल, फल का सड़ना, फल का सड़ना. मैं उसको नहीं जाता हूँ सड़ाने के लिए, वो खुद सड़ जाता है. तो ऐसे सारे चेंजेस को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. जो केमिकल चेंजेस मेरे हाथ में नहीं होते लेकिन हो जाते हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब आंखों देखा हाल. जो मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, देख सकता हूँ. फाइव सेंसरी ऑर्गन्स में यूज कर सकता हूँ, फाइव सेंसरी ऑर्गन्स. उस चीज को बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही एक परिणाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. समझ में आ रहा है क्या? तो अपन सॉलिड्स के बारे में उनके प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, लेकिन मैकेनिकल वाले, केमिकल वाले नहीं. मतलब जो चीजें मैं देख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, ऐसे चीजों को बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. समझ में? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वेयर आई कैन यूज माई फाइव सेंसरी ऑर्गन्स इनटू पिक्चर एंड सेंस समथिंग. समथिंग में क्या है? तो सॉलिड्स. मतलब सॉलिड्स के बारे में मैं जान सकता हूं, उसको बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अभी बहुत सारे टर्म्स है, वो पहले अपन समझ के लेंगे. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अच्छा. पहले हम लोग के टाइम है ना, हम लोग के टाइम ये चैप्टर का नाम है ना, ये चैप्टर का नाम ये था इलास्टिसिटी. हम लोग के टाइम 8 से 10 साल पहला ये चैप्टर का नाम क्या था मालूम है क्या? इलास्टिसिटी. ये चैप्टर का नाम क्या था? इलास्टिसिटी. आई थिंक इलास्टिसिटी ये वर्ड सब लोग ने सुना रहेगा. इलास्टिक ये वर्ड सब लोग ने सुना रहेगा. इलास्टिक. समझ में आ रहा है क्या? इलास्टिक पढ़ने से पहला मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स बताना चाहता हूं. समझा क्या? पहला डिफॉर्मेशन. ये वर्ड सुना है किसने? डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन. सेकेंड, चलो ये नहीं, पहला डिफॉर्मेशन पे बात करो. डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब, डिफॉर्मेशन मतलब मैंने एक प्लास्टिक का बॉटल लिया, मैंने एक प्लास्टिक का बॉटल लिया, उस प्लास्टिक के बॉटल को मैंने ऐसा टर्न कर दिया. फोल्ड होएगा कि नहीं होएगा? होएगा. समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तुम्हारे बॉडी पे लगता है और तुम्हारा चीज उसका शेप चेंज करता है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन. अरे उसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन. डिफॉर्म, फॉर्म, फॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन, अरेंजमेंट स्ट्रेट है. डिफॉर्म मतलब टूट गया. फॉर्म. समझ में आ रहा है क्या? फॉर्म मतलब क्या? FORM. फॉर्म मतलब एक पद्धत, एक सिस्टम. समझा क्या? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं फॉर्म. FORM. फॉर्म मतलब वो भरने वाला फॉर्म नहीं. दूसरे इंग्लिश का मतलब फॉर्म मतलब होता है एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट. हाँ, ये चीज फॉर्मेशन में है. फॉर्मेशन में मतलब ये चीज अच्छी है. समझ में आ रहा है क्या? डिफॉर्म मतलब ये चीज अच्छी नहीं है, मतलब उसका अरेंजमेंट बराबर नहीं है. समझा क्या? तो डिफॉर्मेशन मतलब अरेंजमेंट बराबर नहीं होता है. लेकिन कब होता है डिफॉर्मेशन? तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं. डिफॉर्मेशन कब होता है? व्हेन, when external, बाहर से, when external unbalanced force is applied, when external unbalanced force is applied. समझा क्या? when external unbalanced force is applied and when external unbalanced force is applied on the body, when external unbalanced force is applied on the body and its shape changes, and its shape changes.
समझा मैं क्या बोला? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इट शेप चेंजेस, उसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे बॉडी पे से किसी ने बाहर से फोर्स लगाया और तुम्हारा शेप चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। अरे उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है मालूम? डिफॉर्मिंग फोर्स। दूसरा क्या होता है मालूम है? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को इसमें ही मैं थुकपट्टी का काम करता हूं। द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड टू डिफॉर्म अ बॉडी, द फोर्स अप्लाइड टू डिफॉर्म अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म, फॉर्म मतलब अच्छा, डिफॉर्म मतलब बुरा, तो बॉडी का शेप बदलने के लिए जो फोर्स काम आता है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मेशन क्या होता है वो मैंने तुमको पढ़ा लिया। जब बाहर से कोई आएगा तुम्हारा शेप चेंज करेगा, उनको बोलेंगे डिफॉर्मेशन। अब आगे समझा गया? तीसरा इलास्टिसिटी। तीसरा इलास्टिसिटी। सर इलास्टिसिटी मतलब क्या बोलोगे? इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिसिटी मतलब बाहर से फोर्स अप्लाई हुआ है, तुम्हारा बॉडी डिफॉर्म भी हुआ है, यस, लेकिन डिफॉर्म होने के बाद अगर वो ओरिजिनल शेप में वापिस आता है तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, तुम्हारा बॉडी का शेप चेंज हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? तुम्हारा बॉडी क्या हो गया? डिफॉर्म। तुम्हारा बॉडी क्या हो गया? डिफॉर्म। लेकिन डिफॉर्म होने के बाद वो वापिस अपने ओरिजिनल शेप में आता है, तो ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। समझा क्या? इलास्टिसिटी। when external unbalanced when external unbalanced force is applied to deform a body, ध्यान दो, इलास्टिसिटी मतलब क्या होएगा? व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू डिफॉर्म इट और डिफॉर्म अ बॉडी, जब बाहर से फोर्स अप्लाई करेगा बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स द बॉडी regains its original shape. ये What is elasticity? What is elasticity? तो देखो मैंने क्या लिखा है, when external unbalanced force is applied to deform a body, जब बाहर से एक फोर्स लगता है एक बॉडी का शेप चेंज करने के लिए, बट वो फोर्स निकालने के बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना रबर बैंड। रबर बैंड इतना सा ही होता है, मैं क्या करता हूँ? बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ उसको और उसको खींच रहा हूँ, देख रहा है क्या? देख रहा है क्या? देख, रबर बैंड इतना बड़ा हो गया। अभी मैं एक्सटर्नल फोर्स जिस हाथों से मैंने खींचा था वही हाथ क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, तो वो वापस रबर बैंड किधर आएगा? अपने ओरिजिनल जगह पे। समझ में आ रहा है क्या? तो रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स लगाते हैं बॉडी क्या होती है? डिफॉर्म। लेकिन फोर्स निकालने के बाद अगर तुम्हारी बॉडी रिगेन करती है ओरिजिनल शेप, जो भी उसका शेप रहेगा वो वापस रिगेन, वापस वो शेप में आते, तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। अरे क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। समझा क्या? और इलास्टिक का अपोजिट होता है प्लास्टिक, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का एग्जांपल कौन दे सकता है मुझे? प्लास्टिक की बॉटल। अरे नहीं, इसका डेफिनेशन कौन दे सकता है? मतलब उसको करेंगे तो डिफॉर्म करेंगे फिर जो अलग शेप में होगा, पर हो सकता है। हाँ, सिमिलरली ये सब कॉपी करने का। समझा क्या? वापिस व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, when external unbalanced force is applied to deform a body, but after removal of force, when external unbalanced force is applied to deform a body,
जब बाहर से कोई फोर्स लगाता है एक बॉडी को डिफॉर्म करने, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स उल्टा लिखने का, उल्टा, द बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स शेप। अलग शेप बहुत मुश्किल है। द बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। ये ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। अगर ओरिजिनल शेप रिगेन किया तो इलास्टिसिटी, अगर नहीं किया तो प्लास्टिसिटी। जो चीजें इलास्टिसिटी बिहेवियर बताएंगे उनको बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल्स। क्या बोलेंगे? इलास्टिक मटेरियल। और जो चीजें प्लास्टिसिटी बिहेव करेंगे, प्लास्टिसिटी शो करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मटेरियल्स। अपन ने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा। डिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने के लिए तुम्हें ये 4 टर्म्स की बहुत जरूरत थी। तो पहला क्या था? डिफॉर्मेशन। दूसरा क्या था? डिफॉर्मिंग फोर्स। तीसरा क्या होता है? इलास्टिसिटी। चौथा क्या होता है? प्लास्टिसिटी। समझा गया? नाउ अभी अपन इसके बारे में पढ़ेगा। समझा क्या? नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेस। सर व्हाट इज स्ट्रेस? जो सर हमें रोज रहता है साइंस लेने के बाद। नहीं, वो इंग्लिश का स्ट्रेस हुआ। वो इंग्लिश का स्ट्रेस। इंग्लिश में एक वर्ड होता है होमोफोन्स। मालूम है ना? होमोफोन्स सेम ये रहता है, सेम साउंड लेकिन डिफरेंट लेटर। सी मतलब देखने का भी सी, SEE और SEA भी। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? कभी कभी ये ऐसा भी रहता है कि एक वर्ड उसके 2 मीनिंग्स होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। उसको भी कुछ बोलते हैं, मुझे वो वर्ड रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। होमोग्राफ्स। हाँ, होमोग्राफ्स बोलते हैं बराबर उसको। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने क्या बोला? स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस मतलब जो अपने को लाइफ में आता है वो नहीं। अपन सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बॉडी के बारे में नहीं। पहली बात, सर व्हाट इज स्ट्रेस? समझा क्या? एक इसने वर्ड यूज किया तो वही उसका एक्चुअल डेफिनेशन है। स्ट्रेस क्या होता है मालूम है क्या? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स फॉर यूनिट एरिया। अच्छा लिखने का है। अच्छा देख के बोल रहे हो क्या? ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। सर आता तुम्ही हे लिहिलं, हे तुम्हाला आठवण तर होतं, मला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सर एक काम करो ना, इसका पहला फॉर्मूला लिखो, फिर बातें क्लियर होगी। लिखता हूँ। मैथमेटिकली मतलब फॉर्मूला। मैथमेटिकली मतलब फॉर्मूला। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस का क्या फॉर्म आएगा? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अरे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेस का। ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रेस का। मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा आजू आओ, मैं आजू, थोड़ा बाजू में आओ। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ये कैसा भी होने दो, समझा क्या? फोर्स अपॉन एरिया, ये और भी किसका फॉर्मूला है? फोर्स अपॉन एरिया, ये और भी किसका फॉर्मूला है? ये मास वेरी गुड। एक फॉर्मूला है प्रेशर, यूनिट नंबर 1 अपना क्या बोलते हैं, सॉरी यूनिट नंबर 1 बोला, चैप्टर नंबर 1। हाँ पर उधर भी नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो सर इसका फॉर्मूला भी तो वही है। इंटरनल होने दो, इंटरनल वो अलग। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। सर जब फोर्स अपॉन एरिया ही आपको रखना है तो फिर 2 अलग वर्ड क्यों है, स्ट्रेस और प्रेशर? बट लेट मी टेल यू, प्रेशर एंड स्ट्रेस इज नॉट द सेम। प्रेशर एंड स्ट्रेस इज नॉट द सेम। दोनों का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, दोनों का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। सर अगर दोनों का ही फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है तो फिर ये 2 अलग अलग वर्ड्स क्यों दिए हैं? ये 2 अलग अलग वर्ड्स क्यों दिए हैं? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया,
और इसका भी तुम बोल रहे हो फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बाहर से लगते हैं इंटरनल। वेरी गुड, टू द पॉइंट, एकदम अनएक्सपेक्टेड आंसर है जो चीजों को समझना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात इंपॉर्टेंट है, मतलब जो उसने अभी बात कही, दो इंपॉर्टेंट वर्ड तुमको समझा नहीं रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। प्रेशर, प्रेशर म्हणजे काय है? अभी फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड को ना धक्का मार रहा हूँ, ये बोर्ड को मैं धक्का मार रहा हूँ, समझा क्या? फोर्स लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? फोर्स लगा रहा हूँ और ये एरिया पे खींच रहा हूँ। ओह शिट, फोर्स लगा रहा हूँ और एरिया पे खींच रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? इधर से क्या कर रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और ऐसा एरिया पे खींच रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, समझा, और वो ऑब्जेक्ट का एरिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जो हाथ है ना, ये जो मेरा हाथ है, ऐसा मुट्ठी बनाता हूँ और ये पर्टिकुलर एरिया पे मारता हूँ। मैं क्या, ये हाथ से मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। ये हाथ से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। किधर लगा रहा हूँ, सिर्फ इतने से ही एरिया पे। किधर लगा रहा हूँ, सिर्फ इतने से ही एरिया पे। तो इधर जो चीज डेवलप होएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। इधर जो चीज डेवलप होएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। ये फोर्स है, मेरे हाथ में क्या है, फोर्स। फोर्स है ना, फोर्स मैं एक पर्टिकुलर एरिया पे जब लगाता हूं तो उस एरिया पे क्या डेवलप होता है, प्रेशर। समझा क्या? जैसे उसने एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहा, प्रेशर है ना, प्रेशर बाहर से लगाया जाता है। प्रेशर है ना, प्रेशर बाहर से लगाया जाता है, एक्सटर्नल लगाया जाता है। प्रेशर है ना, प्रेशर बाहर से लगाया जाता है। समझा क्या? क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे मैं तुम्हें लेडीज है, मैं तुम्हाला किती। ओके, सो प्रेशर क्या होता है ये अभी अपन डिटेल में समझ में आ गया। समझा क्या प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स में लगा रहा हूं एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो फोर्स अपॉन एरिया, वो चीज पे क्या लगेगा, प्रेशर। मैं फोर्स बाहर से लगा रहा हूं, मैं फोर्स किधर से लगा रहा हूं, बाहर से लगा रहा हूं, तो प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल। लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, मैं जैसा उसको बोलूंगा बर्थडे थोड़ी ना कि वो वैसा ही एक्ट करेगा। वो थोड़ा था, अभी अपने को कौन बोला कि ऐसा करो, तो अपन थोड़ी डायरेक्टली करता है। पहले अपने मन में विचार आता है क्या मैं करना चाहिए, क्या क्या मेरे को इससे फायदा होएगा, क्या अगर फायदा होगा तो मैं, मतलब थोड़ा तो तुम उसके बारे में सोचते हो। तो सिमिलरली अगर मैं बाहर से लगा रहा हूँ ना किसी को फोर्स, तो वो भी अंदर से मेरे को फोर्स लगाएगा। वही तो बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल, इंटरनल मतलब आतून, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग मतलब वापिस लाने का। मतलब जब मैं रबर बैंड को खींचता हूं ना, रबर बैंड को खींचता हूं ना, तो मैं प्रेशर की वजह से उसको खींचता हूं, लेकिन उसके अंदर उतनी ताकत रहती है, उसके अंदर उतना स्ट्रेस डेवलप्ड होता है कि फोर्स निकालने के बाद वो उसका रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर, रिस्टोर करना मतलब वापिस लाना, रिस्टोर करना मतलब वापिस लाना। तो इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की रबर बैंड क्या होता है, अपने इसमें वापिस आता है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर? सबको मालूम है रबर बैंड को खींचा तो लंबा होता है, छोटा तो वापिस छोटा होता है, लेकिन क्यों आता है, तो स्ट्रेस के वजह से। किसके वजह से आता है, स्ट्रेस के वजह से। मैं बाहर से लगाऊंगा, मैं बाहर से लगाऊंगा फोर्स अपॉन एरिया, तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्रेशर। और जो अंदर से लग रहा है फोर्स अपॉन एरिया, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। इसके लिए तो बोलते हैं अंदर से इंटरनल रिस्टोरिंग, मतलब तुम मेरे को ठोक रहे हो, मैं भी तुमको ठोकने की चाहत रखता हूं, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग मतलब तुम मुझे फोल्ड करोगे तो मेरे आंग में भी उतना दम है कि मैं रिस्टोर करने की ताकत रखता हूं। हाँ, अगर तुम्हारा फोर्स ज्यादा रहेगा तो मैं प्लास्टिक बन जाऊंगा, और अगर तुम्हारा फोर्स मेरे से कम रहेगा तो मैं इलास्टिक बन जाऊंगा। आई क्या बात समझ में? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रहता है ना, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी रबर बैंड का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तगड़ा है, इसके लिए तो उसको कितना भी चाहे खींचो, वो वापस क्या आता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। हाँ, एक टाइम है, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर उसको खींचोगे तो वो टूट जाएगा, तब तक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अपन बाद में वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी पढ़ने वाले, पर फिलहाल मैं समझा क्या क्या बोल रहा हूं। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब जो अंदर से लगता है। अंदर से कब लगेगा, जब तुम लोग बाहर से प्रेशर डालोगे तब। अंदर वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा बाहर वाले से, तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट बनेगा।
अगर बाहर वाला ज्यादा हावी होएगा तो तुमको वो परमानेंटली फोल्ड करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। मतलब इलास्टिसिटी, देखो मैं रेंज में पहला डिफॉर्मेशन पढ़ाया, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ाया, फिर उसके बतौर इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, अब उसके बतौर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस। स्ट्रेस समझा क्या क्या होता है, ये स्ट्रेस का कड़क फॉर्मूला है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर मतलब अपॉन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला। अभी थोड़ा बहुत अपन इसके ऊपर पढ़ेंगे, समझा क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या, ओके। अभी इसके बाद मुझे बताओ यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस क्या रहेंगे, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, हाँ कॉम्फर्ट अवेलेबल है, हाँ Nm-2। ये क्या है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो -2, समझा, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, समझा क्या, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस भी हो गया। फिर एक इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का यूनिट पास्कल भी अपन लिख सकते हैं, क्यों बोलो, अरे फोर्स अपॉन एरिया पास्कल रहता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या रहता है, पास्कल रहता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी पास्कल रहता है, तो इसको लिखो या इसको लिखो, और अपन उसको पास्कल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पास्कल। यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस को न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं और पास्कल, दोनों में से एक लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या। चलो डायमेंशंस बताओ, डायमेंशंस, डायमेंशंस, हाँ तो अपन डायमेंशंस पे थे, हाँ तो किधर क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ, इधर क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस देख के मेरे को करने को मजा नहीं आता है, और मैंने शायद यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अच्छे से पढ़ाया है। तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या रहता है, शॉर्टकट भी दिया था, mlt-2 अपॉन इधर क्या आएगा, एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया है, हाँ समझा क्या, तो इसको समाप्त करो, m L1 है, +2 है, ऊपर जाएगा तो -2, 1 -2 -1, तो L -1 M1 T-2, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन, समझ में आ गया। व्हाट इज स्ट्रेस, डिफाइन स्ट्रेस, एक्सप्लेन स्ट्रेस, तो अपन बोलने का स्ट्रेस का पहला क्या लिखने का, डेफिनेशन, फिर क्या लिखने का, फॉर्मूला, फिर क्या लिखने का, यूनिट्स, फिर क्या लिखने का, डायमेंशंस, समझा क्या, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, एंड फिर मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, क्या लिखूंगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप्स, फर्स्ट एक होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, एक क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, पहला क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा होता है शियर स्ट्रेस, तीसरा क्या होता है शियर स्ट्रेस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। चलो अभी ये अपन ने सिर्फ लिखा तो इसके लिए कंप्लीट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू भी क्या लगाऊंगा, फोर्स अपॉन एरिया, शॉर्ट में पढ़ना रहेगा तो, लेकिन ये कौन सा फोर्स रहेगा, इंटरनल, ये कौन सा फोर्स रहेगा, इंटरनल, और वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल, समझा कि नहीं, क्लियर है, ये टेक्स्ट बुक का है, ये टेक्स्ट बुक का है, वो टेक्स्ट बुक है, लेकिन ये मैंने बाहर का पढ़ा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्ट्रेस के बारे में आई थिंक पूरा कुंडली हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, समझा क्या, इसके हिसाब से इसके फॉर्मूलाज भी आगे बदलते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन जब तुम लोग ऐसा लिखोगे स्ट्रेस, ये सार्वजनिक हो गया, और अभी ये हो गया प्राइवेट, प्राइवेसी दिया मैंने उसको, स्ट्रेस ओके, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ, लॉन्जिट्यूडनल यस, स्पेसिफिक मतलब मैं उनको प्राइवेसी दे दिया अभी, सर तो आपने प्राइवेसी देके क्या किया, मतलब जब भी मैं लॉन्जिट्यूडनल के बारे में बात करूंगा, लॉन्जिट्यूडनल के बारे में, तो मैं किसके बारे में बात करूंगा, लेंथ के बारे में, किसके बारे में बात करूंगा, लेंथ, लेंथ पे कैसा स्ट्रेस आता है,
जब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ तब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, 3D स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात करूंगा, 3D स्पेस। और शेयर का जब बात करता तब मैं किसके बारे में बात करूंगा, शेप के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा, शेप। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात किया था, फॉर्मूला मतलब लॉन्जिट्यूडनल मतलब किसके बारे में बात करूंगा, लेंथ। वॉल्यूम मतलब 3D स्पेस और शेयर मतलब शेप। समझ में आ रहा है क्या? जब इन लोग के बारे में बात होगा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो इधर आएगा लॉन्जिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आ रहा है? ऐसा आगे जाके अपन वो पढ़ेंगे। ये समझा क्या कौन से स्ट्रेस में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ? समझ में आ रहा है? थोड़ा और आगे जाएंगे तो तुम लोग बीच बीच में कब से कुछ बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? तो longitudinal stress is further divided into two parts. Longitudinal stress is further divided into two parts. एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और एक क्या होता है कंप्रेसिव, और एक क्या होता है कंप्रेसिव। एक क्या होता है कंप्रेसिव, एक क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और एक क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरीके से। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब एक्सटेंड, टेंसाइल मतलब क्या होता है एक्सटेंड, समझा क्या? कंप्रेस, कंप्रेस मतलब एक्सटेंड का अपोजिट क्या लिखूं, एक्सटेंड। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब एक्सटेंड करना, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या करना, एक्सटेंड करना। EXTEND, एक्सटेंड करना। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब शॉर्ट करना, बोलो शॉर्ट, एक्सटेंड करना या कम करना। कंप्रेसिव बोल सकता है उसको, जाने दो, चलो कंप्रेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेस। मतलब अगर तुम्हें किसी चीज को एक्सटेंड करनी है, किसी चीज को क्या करनी है, एक्सटेंड, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। और किसी चीज को तुम लोग को कंप्रेस करना है तो कौन सा आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ये है ना, ये एक बार है, समझा क्या? ये एक मेटल रॉड है या बार है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी अगर इसको टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब मुझे एक्सटेंड करना, तो एक्सटेंड करना तो फोर्सेस कैसे आएंगे, बाहर जाएंगे कि अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे। तो इधर क्या फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स, और इधर क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? मतलब टेंसाइल स्ट्रेस में फोर्स किधर लगता है, बाहर, फोर्स किधर लगता है, बाहर। और हाँ, और ये क्या होता है मालूम है क्या, कंप्रेसिव। ये क्या होता है, कंप्रेसिव। इधर क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स, इधर भी क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स। फर्क समझ रहा है क्या? ये तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा। अभी ये देखो ना, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है अलोंग द लेंथ हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ कम हो रहा है, इसके लिए तो उसका नाम क्या है, लॉन्जिट्यूडनल। और लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेंथ, अरे लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेंथ। अलोंग द लेंथ अगर हुआ ना, अलोंग द लेंथ, ये देखना ये फैल रहा है, तो मैंने तुमको जब येलो में लिखा ना, वही काम भारी कर दिया। टेंसाइल स्ट्रेस में डायरेक्शन किधर रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। कंप्रेसिव में किधर रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस में चीजें एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड होती है, इसके लिए तुम लोग मुझे बता पाए कि ये फोर्स किधर रहेगा, बाहर। और कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब किधर रहता है, अंदर। वो चीजों को क्या करेगा, कंप्रेस। समझ में आ रहा है, क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके। जैसा भाई और बहन का, भाई का नाम आया तो बहन आता है अपने को, समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर अपन ने स्ट्रेस का नाम लिया ना, स्ट्रेस का, तो उसके बाद कौन आता है, स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सर स्ट्रेन का फॉर्मूला डायमेंशन कुछ रहेगा क्या? जी हाँ, द रेशियो ऑफ, समझा क्या, द रेशियो ऑफ, रेशियो, रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, द रेशियो ऑफ change in dimensions, the ratio of change in dimensions to the original dimension is called as strain, is called as strain. Mathematically मतलब फॉर्मूला, मैथमेटिकली
स्ट्रेन इज इक्वल टू, मैथमेटिकली स्ट्रेन इज इक्वल टू रेशियो, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन, क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ओरिजिनल डायमेंशन, इधर क्या आएगा, ओरिजिनल डायमेंशन। ये हो गया स्ट्रेन, ये क्या हो गया, स्ट्रेन। चलो जैसा अपन प्रथा है अपनी करते आएंगे, मेरे को बताओ यूनिट्स क्या रहेगा, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन, सेम रहेंगे। और फिर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन। बताओ, चलो बताओ मुझे, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन, एनीवन? चेंज इन डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ लेंथ है, तो ऊपर यूनिट क्या आएगा, मीटर, नीचे क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन, वो भी लेंथ है, तो नीचे भी क्या है, मीटर, तो मीटर और मीटर कट, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। इसके लिए यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन, यूनिटलेस, क्या लिखूंगा मैं, यूनिटलेस, यूनिटलेस या बोलो नो यूनिट, यूनिटलेस या बोलो नो यूनिट। सिमिलरली ये भी यूनिट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ये क्या आएगा, डायमेंशनलेस या नो डायमेंशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों सर? क्योंकि ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है, इसके लिए एक दूसरे को उन लोग क्या करते हैं, कैंसल। जैसे उधर टाइप्स पढ़े, इधर भी टाइप्स है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। उधर पहला क्या था, इधर भी लॉन्जिट्यूडनल, इधर भी लॉन्जिट्यूडनल, इधर पहला क्या है, लॉन्जिट्यूडनल, उधर दूसरा क्या था रे, इधर भी वॉल्यूम स्ट्रेन, उधर तीसरा क्या था बे, शेयर स्ट्रेन, तो इधर भी क्या है, शेयर स्ट्रेन। समझ में आ रहा है क्या? इसको आगे जाके अपन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वो आगे जाके, वो सॉरी वो अलग है। समझ में आ रहा है क्या? टाइप्स ऑफ, मतलब ताजुब की बात ये है कि स्ट्रेस के टाइप्स और स्ट्रेन के टाइप्स क्या है, सेम। सर सेम मतलब, सेम मतलब लॉन्जिट्यूडनल आएगा तो मैं किसके बारे में बात करूंगा, लेंथ के बारे में। वॉल्यूम आएगा तो 3D स्पेस के बारे में बात करूंगा, और अगर शेयर आएगा तो, शेयर आएगा तो शेप के बारे में बात करूंगा, शेयर आएगा तो किसके बारे में बात करूंगा, शेप के बारे में बात करूंगा। समझ में आ रहा है? इधर भी इसमें तुम लोग बोल सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन मतलब अंदर की तरफ, कंप्रेसिव स्ट्रेन मतलब बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये टर्म्स हो गए। फिर इंपॉर्टेंट अपन ने क्या किया, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम, शियर। स्ट्रेन के कितने टाइप्स है, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम, शियर। समझा क्या? अभी आगे आता है हुक्स लॉ। इधर इधर मेरे पास ध्यान दो, वो क्या बोलता है मालूम है क्या, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या बोलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट। समझा क्या? पहला इधर ध्यान दो, बाकी तुम कुछ मत करो। हुक्स लॉ, एक आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, विद इन इलास्टिक लिमिट, इधर ध्यान देना सिर्फ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन किसमें होने चाहिए, इलास्टिक लिमिट में। मालूम है चैप्टर के स्टार्टिंग में तुमको ये वर्ड यूज किया था, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब जब तक तुम मेरे कंट्रोल में हो। तुम बोलोगे रबर बैंड है, मैं इसको ले अपरंपार फाड़ता हूं और वापिस लाके बता, तू बोलता है ना रबर बैंड इलास्टिक है, इलास्टिक है, ले मैं उसको पूरा तोड़ दिया, तो कैसा आएगा वो,
लिमिट रखो ना और काम करो। तू भी क्रिकेट खेल, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तू 10 ओवर डाल, मैं भी 10 ओवर डालूंगा, और फिर देख कौन कितना स्कोर बनाता है, कौन कितना विकेट लेता है। हर एक चीज की तू बोलेगा नहीं मैं 2 घंटे में 10 विकेट लिया, मैं बोलूंगा मैं 5 घंटे में 20 लिया। अभी जरूरी नहीं है ना 2 में 10 लिया तो 4 में 20 ही हो, कभी उसमें ज्यादा भी मिल सकते, कभी कम भी मिल सकते, कभी उतना भी। समझ में आ रहा है? तो तब बात करने का जब तुम्हारे लिमिट्स तुमको मालूम रहेंगे। तो हुक भाई ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो ये नतीजे पे पहुंचा कि इलास्टिक लिमिट के मध्यंतर, मतलब उसके अंदर किसके, इलास्टिक लिमिट के, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, भाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेन। समझा गया? क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम आई वेरी मच क्लियर? तो मैथमेटिकली इधर आएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अरे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? और अपना फिजिक्स का घिसा पिटा डायलॉग, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ, तो लगाना। तो देयरफॉर इधर क्या आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। समझा गया? क्लियर है? इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? गुड ट्राई, हुक्स कांस्टेंट, ठीक है, नहीं क्या बोलते हैं? हाँ, किधर से देखा टेक्स्ट बुक? तो हाँ, ध्यान देना इधर, ये क्या लिखा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ। अभी स्ट्रेन इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या आएगा, डिवाइड, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, मॉड्यूलस। ये कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, मॉड्यूलस। ये कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, मॉड्यूलस। समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, अब इधर आओ। अपने को क्या मालूम था, स्ट्रेस, और फिर क्या मालूम था, स्ट्रेन। कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मालूम थे? कौन सा लॉन्जिट्यूडनल, इधर भी क्या आएगा, लॉन्जिट्यूडनल, इधर क्या आएगा, वॉल्यूम, इधर भी क्या आएगा, वॉल्यूम, इधर क्या आएगा, शेयर, इधर क्या आएगा। समझा क्या? लेकिन अभी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो गया, मॉड्यूलस। एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। और अब पता चल गया हुक्स लॉ के वजह से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या रहता है, मॉड्यूलस। तो लॉन्जिट्यूडनल, इसका लेंथ, इसका लॉन्जिट्यूडनल, इसका लॉन्जिट्यूडनल, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका शेयर, इसका शेयर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? क्या होएगा तो, क्या होएगा तो, समझा क्या? पहला क्या आएगा मालूम है क्या, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, पहला क्या येणार, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका भी लॉन्जिट्यूडनल, इसका, क्योंकि इधर से मेरे को प्रेरणा मिली, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हुआ, मॉड्यूलस। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस विल गिव मी यंग्स मॉड्यूलस, विल क्या देगा मुझे, यंग्स मॉड्यूलस। और यंग्स मॉड्यूलस को लिखते हैं y से, यंग्स मॉड्यूलस को किससे लिखते हैं, y से। समझा क्या? इसका अपॉन इसका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉड्यूलस होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अभी अपन डिटेल में घुस रहे हैं, मुझे मालूम पड़े 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मुझे मालूम पड़े 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और दोनों के तीनों के टाइप सेम है, तो एक के ऊपर एक लाऊंगा मैं। समझा क्या? तो जब लेंथ के ऊपर लेंथ लाता हूं, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लाता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, यंग्स मॉड्यूलस। क्या मिलता है, यंग्स मॉड्यूलस। और यंग्स मॉड्यूलस को किसमें लिखेंगे, y में। किसमें लिखेंगे, y में। समझ में आ रहा है क्या? अभी आगे जाके इसका बहुत बड़ा ये भी है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अपन डायमेंशंस भी पढ़ने वाले, अपन मैं ये सब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड क्या आएगा मालूम है क्या, क्या आएगा बताओ, वॉल्यूम
वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो तुम्हें क्या मिलेगा मालूम है क्या? बल्क मॉड्यूलस। क्या मिलेगा? बल्क मॉड्यूलस। समझा क्या? और बल्क मॉड्यूलस को कैसे लिखते हैं? बी से। बल्क मॉड्यूलस को कैसे लिखते हैं? बी से। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लॉन्जिट्यूडनल अपॉन लॉन्जिट्यूडनल यंग मॉड्यूलस, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा क्या आएगा? shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। ये क्या देगा तुम्हें? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या देगा तुम्हें? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी उसका लिखते हैं ईटा से। उसको क्या लिखते हैं? बड़ा एन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ईटा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी अपन ने फॉर्मूलाज नहीं पढ़े। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम लोग आंसर में देखोगे तो ये फॉर्मूलाज आना चाहिए पहला। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा हाँ, इधर क्या है? स्ट्रेस। इधर पहली बात क्या है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, पहला स्ट्रेस कौन सा था? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। पहला कौन सा था? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तो उसका फॉर्मूला, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स दो टाइप का हो सकता है। फोर्स क्या हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। एक कौन सा हो सकता है? कंप्रेसिव। एक कौन सा हो सकता है? कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया अगर लग गया तो उन लोग क्या बोलेंगे? और अगर टेंसाइल लग गया, समझ में आ रहा है क्या? तो भी क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल। मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। फिर क्या आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या है? इसका भी क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। और तीसरा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या है? इसका भी क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? क्लियर? नेक्स्ट, चौथा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा? चेंज इन लेंथ। चेंज इन, अभी लेंथ है ना, डायमेंशन नहीं। अभी अपन एकदम प्राइवेसी में आ रहे हैं। लॉन्जिट्यूडनल लेंथ, सिर्फ स्ट्रेन रहता था तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल। इधर क्या है? लॉन्जिट्यूडनल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को मैं लिखता हूँ एल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझा क्या? इधर बताओ क्या आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और इधर क्या आएगा? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। समझा क्या? चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो उसको डायरेक्ट थीटा ही लिखता है। उसको डायरेक्ट क्या लिखता है? थीटा, एंगल। समझ में आ रहा है? फिर अभी उसके बाद समझ में आ रहा है क्या? सिक्स हो गया। सेवन तुम्हारा क्या था? यंग्स मॉड्यूलस। तुम्हारा क्या था? यंग्स मॉड्यूलस। और यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? लॉन्जिट्यूडनल, बोलो। हाँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? छोटा एल अपॉन बड़ा एल। यंग्स मॉड्यूलस को किससे लिखते हैं? वाई से। देयरफॉर वाई का देखो फॉर्मूला क्या बन गया? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू छोटा एल। समझा क्या? मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ तुमको? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला समझा क्या? y क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। f क्या है? फोर्स। बड़ा l क्या है? ओरिजिनल लेंथ। a क्या है? एरिया। l छोटा l क्या है? चेंज इन लेंथ। समझ में आ रहा है? चलो आठवां, यंग्स मॉड्यूलस हो गया। अभी क्या आएगा? बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बोला था? वॉल्यूम, ये चेंज ना है ना? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है?
dv अपॉन v। अरे हाँ कि नहीं? वापस पीछे कॉपी करता हूँ। क्या है? फोर्स अपॉन एरिया और इधर क्या है? dv अपॉन v। ये फोर्स अपॉन एरिया को मैं इधर सिर्फ इधर क्या लिखता हूँ? प्रेशर, क्योंकि प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो और इधर क्या आएगा? dv अपॉन v। लेकिन ये छोटा वॉल्यूम है। अभी इधर आपने प्रेशर क्यों लिखा? बर्थडे है क्या? कभी भी आप कुछ भी कर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना रे, सुन जरा। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? समझो ये है ना, ये पर्टिकुलर इतना वॉल्यूम था, ये आप पकड़ो, ये इतना वॉल्यूम था, ये इतना वॉल्यूम था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये क्या था? V। ये क्या था? V। इसको कम बनाया, इसको क्या बनाया? dv। ये क्या था? V था, इसको मैं दबा के क्या बनाया? dv। मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब इसको मैंने किसके बतौर दबाया? मैंने इधर से क्या अप्लाई किया रहेगा? प्रेशर। इधर से क्या अप्लाई किया रहेगा? प्रेशर। इधर से क्या अप्लाई किया रहेगा? प्रेशर। ऊपर से क्या अप्लाई किया रहेगा? प्रेशर। इसके लिए बस इन लोग के लिए F अपॉन ए को मैंने क्या लिखा? प्रेशर। लेकिन वॉल्यूम छोटा है, वॉल्यूम छोटा है तो तुम्हें प्रेशर भी कितना रहेगा? छोटा। इसके लिए इधर आएगा dp, बल्क मॉड्यूलस। इधर क्या आएगा? बल्क मॉड्यूलस। इधर क्या आएगा? बल्क मॉड्यूलस। समझा क्या? और इधर क्या आएगा? बल्क मॉड्यूलस। अच्छे से बोलो तो बल्क मॉड्यूलस, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। तो v इंटू dp अपॉन dv। क्या प्रॉब्लम है? डीपी छोटा क्यों है? अरे वॉल्यूम अगर कम चेंज हुआ मतलब मैंने प्रेशर कितना लगा रहेगा? कम। अगर मैं प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा तो वॉल्यूम भी कितना होएगा? ज्यादा। तो बस फोर्स अपॉन ए को मैं प्रेशर नहीं लिखता हूँ, डीपी लिखता हूँ। डीपी मतलब क्या? छोटा सा प्रेशर। क्यों? क्योंकि छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है। समझा? क्लियर है? तो बल्क मॉड्यूल्स का ये फॉर्मूला मिल गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, v इंटू डीपी अपॉन डीवी। एंड नाउ लास्ट क्या है? नौवा, नौवा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का क्या आएगा? थीटा। समझा क्या? तो फाइनली ए, और इसको क्या लिखते हैं? ईटा से लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? ईटा का फॉर्मूला आएगा F अपॉन ए टीटा। ईटा है ना, इसको इसको क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईटा। F अपॉन ए टीटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है। इसके लिए इधर क्या हो जाएगा? समझा क्या? इधर अपन एक ये कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, बल्क मॉड्यूलस ले लेते हैं k। मतलब तुमको भी याद रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये 9 फॉर्मूले समझा क्या? अब एक लास्ट चीज तुमको सिर्फ थोड़ी सी ये याद, इसके ऊपर से याद आया कि कम, ये खत्म है इधर, एक थोड़ा सा याद आया, कंप्रेसिबिलिटी इज अपोजिट, थोड़ा अच्छा वर्ड लिखेंगे, compressibility is reciprocal of bulk modulus। compressibility is reciprocal of bulk modulus। मतलब अगर तुम्हें compressibility चाहिए, अगर तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी चाहिए तो इधर क्या आएगा? 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। मतलब जो भी बल्क मॉड्यूलस का रहेगा, जो भी बल्क मॉड्यूलस का रहेगा उसका क्या रहेगा? उल्टा। देयरफॉर कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? देयरफॉर कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? उल्टा। क्या आएगा? 1 अपॉन वी इंटू dv अपॉन dp। समझा कि नहीं? कंप्रेसिबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो नाउ अगर तुमको मैं बोलता हूँ यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मॉड्यूलस, यूनिट्स ऑफ मॉड्यूलस, तो क्या तुमको लगता है? पहला यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? F अपॉन बड़ा L A इंटू छोटा L। सेकेंड K का क्या था? V इंटू डी पी अपॉन डी वी। और थर्ड
ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन, चलो मुझे फटाफट 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 फॉर्मूला इसके यूनिट्स बताओ। एक तुमको सीधा बोलूँगा, सीधा बोलूँगा, हाँ यंग्स मॉड्यूलस का इधर से तुम लोग निकाल सकते हो नो डाउट, बट मैं तो तुम लोग और चिंदी बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला था लॉन्जिट्यूडनल, क्या आएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर, स्ट्रेस का आएगा लेकिन स्ट्रेन का क्या है, डायमेंशन है यूनिटलेस, तो स्ट्रेस का क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका यूनिट क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और पास्कल किसका, यंग्स मॉड्यूलस का सिंपल, इधर भी क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इधर भी क्या यूनिट्स आएगा, समझा गया, इधर भी क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और इधर क्या आएगा, पास्कल। स्ट्रेन तो क्या है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस, तो इसका क्या आएगा, shear stress upon shear strain, तो इसका भी क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया और पास, क्यों गधे जैसा इसमें जाओ फिर फोर्स का लिखो फिर एरिया का, समझा क्या, सबका डायमेंशन भी क्या रहेगा, सबका डायमेंशन भी क्या रहेगा, सेम, जो इसका रहता है वही, वेरी गुड, m1l-1 t-2, किसका, यंग्स मॉड्यूलस का, इसका भी क्या आएगा, m1l-1 t-2, मेरे को नहीं लगता इधर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इधर क्या आएगा, m1l-1 t-2, समझा क्या, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम।